नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो उसका जो पहला पेपर होता है उसमें आपको भारत का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जानना होगा। जियोग्राफी ऑफ इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 2025, 2026, 2027 किसी भी टाइप या किसी भी ईयर में आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में है, जियोग्राफी पेपर 1 की परीक्षा देने जा रहे हैं, भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो यहां से क्वेश्चंस अधिक से अधिक क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं हमारे दूसरे चैनल पर बीए के रेकर पर। आप देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। चूंकि ये लेक्चर मैं करवाने जा रहा था तो एक्चुअली में क्या हुआ कि 20 मिनट की क्लास हुई थी जिसमें मैंने हिमालय के बारे में विस्तार से बता दिया था आपको। अब यहाँ से दूसरे क्वेश्चन से हमको चर्चा करनी थी, आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इन सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा चूंकि लिखित होती है तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी विश्वविद्यालयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा लेक्चर, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, एमजी प्यारी बरेली, ठीक है, रोहिलखंड, इसके अलावा मासा कुम्भरी सहारनपुर, अलीगढ़ यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए जहां पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव हो परीक्षा चाहे लिखित हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप इसको अगर बारीकी समझेंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। क्योंकि जियोग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो जियोग्राफी में केवल रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। ठीक है, चले प्रश्न संख्या पहली तो ऑलरेडी एक मैं चर्चा कर चुका हूं 20 मिनट, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के प्रवाह के प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीप मैंने आपको समझाया था, प्रायद्वीप वह भाग होता है जो तीन तरफ से नदियों से, तीन तरफ से जल से घिरा होता है। ऐसे भूखंड को, ऐसा स्थल खंड या ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा स्थल खंड जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको एक क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विशाल भूखंड या एक स्थल सीमा जो कि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है और चारों तरफ से जल से घिरी है तो उसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप यानी जो दक्षिण भारत है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अरब सागर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा? अरब सागर मिलेगा। ठीक है, इधर आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की क्या मिलेगी? बंगाल की खाड़ी मिलेगी। इधर आप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर सब स्थित है। इधर लक्षद्वीप समूह है, यहाँ मालदीव देश है, यहाँ श्रीलंका देश है। यहीं से आप देखते हैं मन्नार की खाड़ी से अलग होते हैं दोनों। ठीक है, यहीं पर राम सेतु है। ये सब चीजें आप देख लिया। और नीचे क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर है। हिंद, ये यहीं से पूरा ये हिंद महासागर जो ही है वो एक प्रकार से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, तो हिंद महासागर हो गया, इंडियन ओशियन। ठीक है, ये अरब सागर से इधर से पश्चिम से, बंगाल की खाड़ी पूरब से और दक्षिण से हिंद महासागर से घिरा हुआ जो ये पृथ्वी का ढांचा है इसी को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भी कह देते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप में क्या, यहाँ पर आप देखते हैं सब पूरा का पूरा क्या है, एक प्लेटिव एरिया है, पठारी भाग है। पठार क्या होता है? ऐसा ऐसा पत्थर की आकृति, ऐसा आकृति जो कि एक प्रकार से मतलब कि ये टेबल की नुमा जिसका शेप हो, ऊपर टेबल हो लेकिन वो पत्थर ही हो और भूखंड से जो वास्तविक भूखंड है उससे ऊंचा हो, ये पठार हो जाएगा। 1000 किलोमीटर से ऊंचाई से कम हो, और ये आपका पर्वत हो जाएगा। ठीक है, पर्वत की चोटियां क्या होती हैं? चोटी और घाटी होती है। इसमें चोटी घाटी नहीं होती, प्लेन होता है, प्लेटिव। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैदान होते हैं लेकिन मैदान नीचे होते हैं और जो पठार होते हैं बहुत ऊपर होते हैं। तो दक्षिण में क्या है, क्योंकि काली मिट्टी के तो सब पठार है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ऐसे तमाम पठार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको वहां पर मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो रहा होगा। तो यही सब चीजें हैं, तो दक्षिण का ये चीज है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर नदियां जो बहती है कुछ इस तरफ से निकल करके इधर बहती हैं, कुछ नदियां इधर से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, कुछ नदियां जो है इधर से निकल करके अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तो इन इन नदियों को यानी जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती नदियां दक्षिण भारत में, उसी को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और कुछ नदियां हैं बेटा जो हिमालयी नदियां हैं, जो हिमालय पर्वत चूंकि उत्तर भारत में आप देखते हैं, तो ये होगा प्रायद्वीपीय नदियां।
हिमालयी नदियां जैसे कि आप देखते हैं, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये मान लेते भारत में, यहाँ पर नीचे में बड़ा बना देता है इसी को, ये अपना भारत है। यहीं पर आप देखते हैं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। क्या हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहीं पर आप देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चुमायुंगडुंग ग्लेशियर, ऐसे तमाम प्रकार के ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है, जिनको हिंदी में हिमनद कहा जाता है, ठीक है। ग्लेशियरों को, ये क्या होते हैं? पर्वतों के ऊपर जो है एक सिल्ली जमी होती है बर्फ की, उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। यही ग्लेशियर जब तापमान बढ़ता है तो पिघलने लगता है। ग्लेशियर जिनको कहते हैं वो पिघलने लगते हैं गर्मी के बढ़ने से, यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है? ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, नदियों में पानी ज्यादा बहने लगता है। तो ग्लेशियर से एक प्रकार से निकलती है नदियां, जैसे गंगोत्री नदी से गंगोत्री से गंगा नदी निकली, ऐसे बह गई, ठीक है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकली, ऐसे बह गई, ठीक है। यमुनोत्री फिर गंगा में आकर मिल गई। ब्रह्मपुत्र नदी से इधर से मिल करके आ गई, ठीक है, और तीनों बंगाल खाड़ी में गिर गई। इस तरीके से तमाम प्रकार की नदियां हैं, इधर उधर चोटियों से निकल करके ग्लेशियर पिघल करके इस नदियां आती रहती हैं, गंगा से मिलती रहती हैं, और तो इस तरीके से नदियां जाकर के कहाँ पर गिर जाती हैं? ये गिर जाती है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और यहीं पर सुंदरबन का एक डेल्टा निर्माण होता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, जहां पर मैग्रो नामक वनस्पति या सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वो सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो ऐसे मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें बताने लायक यहाँ पर चीजें हैं, लेकिन आपको जो चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, वहां से शायद आप भटक जाएंगे। तो जानकारी यही बेटा कि इन्हीं चोटियों से बर्फ ऊपर जमा होता है, वही बर्फ जब तापमान बढ़ता है तो वहीं से पिघलता है, तो नदियों में पानी आता है। तो ये पानी एक प्रकार से क्या होता है? हमेशा बहने, यानी उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा होती है, हमेशा पानी बहता रहता है। दक्षिण भारत की नदियां मौसमी होती, पानी जब बरसता है, मौसम आता है बारिश का, तभी बरसता है, तभी पानी रहता है, ठीक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियां ये हो गई, समझे। उत्तर लिखेंगे, भारत विविध स्थले दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। भारत विविध स्थलाकृतियों का विशाल देश है, कई प्रकार की स्थलाकृति है, विशाल मैदान है, पठार है, पर्वत है, पहाड़ है, सब कुछ है। अतः भारत के विविध क्षेत्रों में अलग अलग तरह के अफवाह तंत्र विकसित हैं। अफवाह तंत्र यानी कि जिसके अफवाह माने तो नदियों के बहाव का एरिया, जो नदियां होती हैं, ऐसे अफवाह तंत्र, जैसे मानते गंगा नदी है बही, अब गंगा नदी का अफवाह है, या फिर यमुना आकर के यहाँ से यमुना नदी मिल जा रही है इससे, फिर यहाँ तमाम नदियां ऐसे इधर से आकर के मिलती रहती है इसी गंगा से, और एक अफवाह तंत्र इसका बचता। तो यानी कि पूरा का पूरा जो उसकी और उसकी किसी नदी की सहायक नदी और उसके नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र का निर्माण होता है, उसी क्षेत्र को अफवाह क्षेत्र या अफवाह जाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वही अफवाह तंत्र हो गया। भौगोलिक विशेषताओं, स्रोतों की विशेषताओं के आधार पर हिमालयी और पारादीपीय अफवाह तंत्र में नदियों का जो जाल है, मुख्य अंतर कारण भूगर्भिक संरचना, धरातलीय उच्चावच, वर्षण और जलवायविक विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। जलवायु का, उच्चावचन का, धरातल का प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इन दोनों स्रोतों से निकलने वाली नदियों के अफवाह तंत्र में कुछ मूलभूत विषमताएं यानी अंतर देखने को मिलता है, वही अंतर पूछा गया है। अंतर को कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। एक तरफ लिखेंगे हिमालयी अफवाह तंत्र या हिमालयी नदियां, दूसरी तरफ लिखेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय नदियां। पहला अंतर देखिए, जो हिमालयी नदियां होती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, अधिक लंबी होती है, यानी दूर से आती है, चूंकि पहाड़ों से चलती हैं तो उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, बम 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 बहते हुए चलती हैं। जब वहां से धारा निकलती है, कल 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 ऐसे बहती हुई निकलती है, और अपने साथ तमाम छोटे मोटे पत्थरों को घसीटते हुए पर्वत से नीचे लेकर के आती है, झरने बनाती है, झरने बनाती है, डेल्टाओं का निर्माण कर। जब नदियां जब अपने एक प्रकार से कहां पर होती हैं, नदियां जब अपने एकदम से मुहाने पर आने गिरने की होता है, उनकी जो शक्ति होती खत्म हो जाती, तो वो एक प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप देखेंगे लंबी नदियां होती हैं ये, तो जब चलती तो बहुत तेज चलती है, लेकिन जब धीरे धीरे जब इनके जो है चौड़ी होती जाती है, या फिर जब ये बहुत दूर तक बह आती है, तो फिर धीरे हो जाता है इनका बहाव, ठीक है। इनका जल ग्रहण क्षेत्र भी काफी बड़ा होता है, कि ये इसका अफवाह तंत्र बड़ा होता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं कम लंबी होती है, और इनका जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है, छोटा होता है। नदियां छोटी होती है, लंबी भी कम होती है। तो दुनिया के मतलब कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कितनी लंबाई है उसकी? 2525 किलोमीटर की लंबाई गंगा नदी की, ठीक है। दूसरा अंतर, हिमालयी नदियों की संख्या अधिक है। हिमालय से नदियां तमाम प्रकार की, जैसे गंगा, यमुना, तमाम ब्रह्मपुत्रा से लेकर के और तमाम नदियां हैं जो निकलती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या जो है काफी कम है, ठीक है, क्योंकि ये मौसमी नदियां होती हैं। तीसरा अंतर है, हिमालयी नदियां हिमाच्छादित चोटियों, हिमाच्छादित मतलब कि हिम माने बर्फ, आच्छादित मतलब जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है,
मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो होती हैं, तो हिम आच्छादित चोटियों से निकलने के कारण से सदावाहिनी होती है। सदावाहिनी मतलब सदा नीरा होती है, हमेशा इसमें पानी रहता है। नदियां कभी सूखती नहीं, गंगा नदी में हमेशा पानी रहता है, चाहे मौसम हो चाहे मौसम ना हो, ठीक है, हमेशा वहां पर पानी भरा रहता है इन नदियों में, ठीक है। तीसरी बात है प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा मतलब की वर्षा पर डिपेंड करती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, यानी कि गर्मी के महीने में सूख जाती हैं और फिर जब वर्षा ऋतु आती है फिर बहती हैं, ठीक है। चौथी बात, हिमालयी नदियां गहरे गार्ज बनाती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं लोग, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां उथली चोटियों का निर्माण मतलब उथली उथली घाटियों का निर्माण करती है, यानी कि ये घाटियों का निर्माण करती हैं, जबकि ये गार्ज यानी गड्ढा भी बना देती हैं, ठीक है, अपने मार्ग में या जहां पर गिरती हैं पर्वतों से। तो अगला अंतर यह है, हिमालयी नदियां विसर्प का निर्माण करती हैं। विसर्प माने क्या होता है, मार्ग बदलती रहती है। जैसे क्या होता है, ये मार्ग कैसे बदल देती है, मान लेते हैं कि अपना कहीं से बह करके आ रही हैं, बह करके आ रही नदियां, बीच में आगे कोई एक प्रकार से ब्रेकर पड़ गया, ब्रेकर वाला समझ रहे, कोई ऊंच पहाड़ या कुछ भी पड़ गया आगे, उसको तोड़ने में सक्षम मान लेते नहीं है, ठीक है। तो इनकी गति इतनी तीव्र होती है कि ये बगल में ऐसे जाकर के साइड से कट जाती है, ठीक है। और इस तरीके से कट करके फिर इधर से फिर इधर कुछ आपको सामने मिल गया बहुत बड़ा पहाड़, तो कुछ काटते पीटते इधर से नदियां निकल जाती है, इस तरीके से विसर्प, यानी इस तरीके से क्या बनाती है, विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प माने क्या होता है, सांप की भांति ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है, यानी कि नदियां अपनी मार्ग बदलती है, यानी कि सर्पिलाकार चलती रहती है ये नदियां, ठीक है। और इसी सर्पों की भांति चलने में क्या हो जाता है, इसमें गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर माने क्या होता है, गोखुर झील कैसे बनती है, अब ये देखेंगे इस तरीके से जब हो जाएगा। गऊ का खुर कैसे होता है, गऊ का खुर कभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर कहीं लात रखती है भैंस गाय तो ऐसे बन जाता है ना। तो ये गोखुर झील का निर्माण ऐसे जब नदियां विसर्पकार बहती तो गोखुर झील का निर्माण हो जाता है, यानी कि इस तरीके देखिए नदियां अब यहीं पर एक प्रकार से क्या बन जाता है, गोखुर झील बन जाती है गऊ के खुर के समान, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। नदियां विसर्प बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती है तथा अपना मार्ग बदलती नहीं है, सीधे सीधे आराम से बहती हुई निकल जाती है। छठा अंतर यह कि जो हिमालयी नदियां होती हैं, उत्तर भारत की नदियां, ये जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल होती हैं। जहाज भी इसमें बढ़िया तरीके से आप ले जा सकते हैं और सिंचाई भी, चूंकि इनका बहाव तेज होता है, इससे बांध बना करके बिजली भी बनाई जा सकती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां सिंचाई तथा जहाज रानी के अनुकूल नहीं होती, यानी जहाज वगैरह कम उसमें आप ले जा सकते हैं और उतनी एक प्रकार से गति भी उसमें नहीं होती। हिमालयी नदियां अपने विकास की बाल्यावस्था में होती हैं, यानी कि जब बाल्यावस्था में होती हैं तो एक प्रकार से विकास अवस्था में होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं, ठीक है, यानी अभी आप जो है बाल्यावस्था में है हिमालय की नदियां, जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं बहुत पहले से बहती आ रही है, यानी पुरानी हो चुकी है। ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां, हिमालयी नदियां, ये नदियां अनुवर्ती नदियां हैं, ठीक है। नौवीं बात, हिमालयी नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा जो बनता है गंगा और मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है और गंगा इधर से आती है यमुना को लेकर के, और साथ में क्या होता है एक डेल्टा का निर्माण। डेल्टा क्या होता है, नदियां का जब एक प्रकार से जब गति कम हो जाती है, नदी अपने साथ जो बहा करके तमाम कूड़ा कबाड़ मलबा लेकर के आती है तो उसके मार्ग में एक प्रकार से उसको छोड़ देती है, निक्षेपण कर देती है। तो जब निक्षेपण हो जाता है, नदी के साथ बहा करके जो कचड़े लाए जाते हैं उन्हीं को छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कही जाती है। तो जब वो कचड़े अपना छोड़ देती हैं तो मार्ग पूरा अवरुद्ध हो जाता है, तो नदियां पतली पतली धाराओं में बढ़ जाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से नदी आ रही थी, मार्ग में तमाम मतलब किसी के साथ तमाम कूड़ा कबाड़ बह करके आ रहा है, अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा तमाम पत्थर है, उसको एक नदियों का चूंकि अपने युवा मतलब की वृद्धावस्था में है, नदियां एक प्रकार से मतलब की नदी की गति कम हो चुकी है, नदियां इसी में से छोटी छोटी धाराओं में, पतली पतली धाराओं में ऐसे बह जाती हैं, ठीक है। तो इस धारा में ऐसे से बह जाना एक प्रकार से, ये इधर से ब्रह्मपुत्रा करके भी ऐसे से बह रही है, तो पूरा एक ऐसे अपना जो जितना कचरा कबाड़ बहा करके लाइन सब छोड़ देती है और पतली पतली धाराओं में निकल जाती हैं, तो पूरा का पूरा एक भूखंड का निर्माण होता है, वहां पर बढ़िया बढ़िया वनस्पतियां पाई जाती है, तो वही भूखंड का निर्माण ही डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा कई प्रकार का होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत डेल्टा छोटा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी माने होता है गहरा गड्ढा। ये चूंकि अरब सागर में जाकर के गिरती है नदियां, तो क्या होता है अरब सागर में डायरेक्ट यानी कि तट जो है उसका बहुत कटा फटा मतलब की होता है। ऐसे में एक प्रकार नदी गई, नदी जैसे अरब सागर है, नदी यहाँ से बह करके आ रही है, ठीक है, तो डायरेक्ट एक प्रकार से इसे गड़ाम से गिरती है नीचे। जब ये गिरती है इसमें तो क्या होता है, जहां पर नदियों का वेग चूंकि ज्यादा होता है, वेग ज्यादा होता है, ऐसे में एक प्रकार जब वो गिरती है नीचे
तो मतलब कि एकदम से क्या होता है, गड्ढा बन जाता चला जाता है, समुद्रों में गड्ढा बन जाता है। उसी समुद्र में गड्ढा बनने की प्रक्रिया जो है वो सकरा होता चला जाता है। तो इसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण, यानी कि वो डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदियां, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी माने समुद्र में गड्ढा बन जाता है जहां पर वो गिरती है जिनकी धारा। 10वां, हिमालयी नदियां अपने स्रोत क्षेत्र में अति तीव्र गति से तलीय अपरदन करती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इनका तलीय अपरदन कम होता है। इसका मूल कारण होता है निक्षेप से निर्मित जो ढाल होता है उसका कम होना। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अलग है। यह अति प्राचीन पठारी भाग है जहां अधिकतर नदियों द्वारा अपर्दन का कार्य धीमा किया जा चुका है। नदियां लगभग अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है और उसी आधार तल पर ही बहती है, अपर्दन नहीं करती हैं ये। ठीक है, क्लियर, ये अपर्दन और परीक्षण की क्रिया करती रहती है। इस तरीके से दोनों में अंतर आपका हो गया, हिमालयी नदियां यानी उत्तर भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां यानी दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। देखिए, भारतीय मानसून की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए, संप्रति भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या तापीय संकल्पना की बजाय गति संकल्पना के आधार पर की जा रही है। इसकी उत्पत्ति में हिमालय, तिब्बत के पठार, जेट स्ट्रीम और जल तथा थल में तापीय अंतर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जलवायु मतलब मानसून के निर्माण में। गर्मियों के मौसम में 3 गतिविधियां घटित होती हैं जिसकी वजह से मानसून का निर्माण होता है। मानसून आने वाला होगा, अभी आपने सुना भी होगा। देखिए, हिमालय के ऊपर क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर तीव्र गति से बहने वाली जो जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं हैं उनका प्रभाव पड़ता है। हिमालय तथा तिब्बत के पठार के गतिरोध के, यानी जब ये जेट स्ट्रीम बहती हैं तो हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार जो है उन हवाओं को रोक लेता है। ठीक है, तो 2 भागों में हवाएं फिर वहां से बढ़ जाती हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में पड़ता है, तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर चली जाती है, जिससे फलस्वरूप हिमालय के दक्षिण में स्थित जेट स्ट्रीम वहां से हट करके उत्तर की ओर चली जाती है और मध्य जून तक दोनों क्षेत्रों में एक प्रकार से वहां से हट जाती है। ठीक है, दूसरी, उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में अधिक गर्मी के वजह से निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है और निम्न दाब होने की वजह से हवाएं जो होती गर्म हो जाती हैं और वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, हवाएं जो होती हैं निम्न दबाव दाब की वजह से क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। हवाओं का जब वजन ज्यादा होता है तो नीचे आती है, हवाओं का वजन कम होता है तो ऊपर उठती है। आप देखते हैं शादी ब्याह में एक जो है सफेद सफेद करके वो लाते हैं, उसको डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी जो कुछ होता है, ठीक है, उसको उसमें पानी डालते हैं, फिर वहां से क्या निकलता है, उस वहां से धुआं निकलता है, स्वर्ग जैसा बनाते हैं कि दूल्हा दुल्हन की शादी स्वर्ग में हो रही है। आजकल चल रही है, बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसमें। तो वो जो होता है वो उसमें आर्द्रता नमी होती है, इस वजह से वो हवा जो होती है वो धुआं जो होता है नीचे नीचे फैला रहता है। बाकी आमतौर पर जो धुआं गर्म होता है तो धुआं ऊपर उठता है, लेकिन जब वही धुआं ठंडा होता है तो नीचे ही रहता है। यानी इससे आप ये क्लियर कर सकते हैं जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं, जो ठंडी हवाएं होती है नीचे रहती हैं। पानी कैसे बरसता है, गर्म हवाएं होती हैं क्योंकि समुद्र के किनारे, जैसे समुद्र में क्या हुआ, हिंद महासागर है। अब देखिए मानसून ऐसे आपका सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाऊं, इसे भारत है अपना, ठीक है, ऐसा ना समझो। देखिए ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, बहुत पानी भरा हुआ है और चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो विषुवत रेखा भी जा रही है, सूर्य भगवान हमेशा लंबवत चमक रहे, गर्मी खूब पड़ रही है। यहाँ से क्या होगा, सारे जल जो होंगे यहाँ से वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठते हैं और ये जल ऊपर उठे, ठीक है। और चूंकि ऊपर जो है निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट है, नीचे से निम्न वायुदाब की हवाएं ऊपर जा रही हैं, ठीक है। हमेशा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ हवाएं बहती हैं। ये हवाएं ऊपर उठी, फिर ऊपर जब ठंडी हवाओं से मिली तो उसी क्षेत्र को ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने को वातागर कहते हैं। तो वातागर में जाकर के मिली, तो जब ये जाकर के उनसे मिली तो एक प्रकार से क्या हुआ, वो एक प्रकार से संघनन हुआ। संघनन की क्रिया का हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं फ्रिज से निकाल करके अगर आप एक बोतल ठंडा बाहर रख देते वातावरण में, तो चूंकि फ्रिज का टेम्परेचर वहां पर कम था लेकिन वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा है और बोतल निकाल करके आपने रख दिया तो बोतल ठंडा है। अब बोतल पर बाहर की हवाएं आकर के लगती हैं, बाहर की हवाएं गर्म है, ठीक है। तो बाहर की गर्म हवाएं लग करके क्या होती है, बोतल से क्रिया करती हैं और बोतल के जो ठंड होता है उसके जो संघनन हो जाता है और वो जल की छोटी छोटी बूंदे जो ठंडे के ऊपर आपको दिखाई पड़ने लगती है। प्लास्टिक का ठंडा हो चाहे कांच का ठंडा हो, आपको बोतल से बाहर कुछ पानी दिखाई देने लगता है बूंद बूंद करके, ठीक है। या कभी आप कोई चीज गरमा रहे हैं तो ऊपर आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद लग जाता जो है, जब ढके रहते कोई चीज प्लेट वगैरह से, तो प्लेट के आप पिछले भाग पर देखेंगे लग जाता, तो वही वाष्पीकृत होता है। तो संघनन ऐसे होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई।
तो पानी बोतल से बाहर नहीं आता ठंडे के, वो पानी बेटा जो बाहर की हवाएं चल रही हैं वो गर्म हवाएं हैं, क्योंकि जब ठंडे इलाकों से जाकर के मिलती हैं तो बूंदों का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से जब वो गर्म हवाएं यहाँ से हिंद महासागर से ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, जाकर के एक ठंडे एरिया जो ऊपर ठंडा माहौल है उन्हीं ठंडे माहौल से जाकर के मिलती हैं, तो क्या हो जाता है, संघनन की क्रिया हो जाती है और जल की बूंदों का निर्माण हो जाता है। और वही हवाएं जो है जब बहती हैं, एक प्रकार से बहती है किधर, इस तरफ बहती है तो दो भागों में कट जाती है, कुछ हवाएं इधर निकल जाती है, कुछ हवाएं इधर निकल जाती है, ठीक है, कुछ हवाएं बीच में निकल जाती है। तो इस तरीके से यही मानसून आने लगता है। जब गर्मी खूब ज्यादा पड़ती है तो बारिश भी आप देखते होती है, तो वही मानसून आकर के बरसता है, यही हवाएं जो है बहने लगती हैं। और जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपने रडार में उनको बादलों को ले लेता है तो वहीं पर झमाझम बारिश होना शुरू हो जाती है। और चूंकि यहीं पर हिमालय पर्वत ऊपर पड़ता है, हिमालय पर्वत जो है ये हवाएं जो जाती हैं बह करके इनको रोक लेता है, इस तरीके से झमाझम बारिश जो है होने शुरू हो जाती है, यानी यहां से गई और यहाँ झमाझम बरस गई, ठीक है, इस तरीके से बारिश का होने लगती है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में अधिक गर्मी के कारण से निम्न दाब के क्षेत्र का आविर्भाव हो जाता है। तीसरी बात, सूर्य के उत्तरायण के कारण से उष्णकटिबंधीय समवाय विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिससे दक्षिणी पूर्व की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं। कोरियोलिसिस बल या शक्ति के द्वारा विषुवत रेखा पार करने पर इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है और इस तरीके से मानसून क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब तक जेट स्ट्रीम का दबाव बना रहता है, भारत में निम्न वायु दाब का केंद्र प्रभावी नहीं हो पाता है, परंतु जैसे ही जेट स्ट्रीम हटती है, हवाओं का प्रभाव उच्च वायु दाब के केंद्र से निम्न वायु दाब के केंद्र की तरफ बढ़ने लगता है, होने लगता है। इसी आकस्मिक क्रिया से ही मानसून का विस्फोट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की में बदलना ही आपको यही बताता है कि मानसून आ गया है। सर्दियों में जेट स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तूफान का आविर्भाव होता है, जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए भारत तक पहुंचता है और भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में इस पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, मान लेते हैं जो हवाएं बाहर निकल गई, ऊपर निकल गई, फिर वो बाद में वापस आती, तो ठंडी के महीने भी आप देखते हैं बारिश होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, ठीक है। वो जो है जो पृथ्वी का बीच का इलाका है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से फिर वो चीजें कुछ देर बाद वापस लौटती, जो मानसून चला जाता है, निकल जाता है बाहर, हिमालय के रडार से बाहर हो जाती हैं, फिर वो जब दोबारा लौटती है तो उससे क्या होता है, बारिश होती है, तो उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना, पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी की, ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करनी तो आप प्राप्त कर सकते हैं 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम करके भेज देने हैं। आप चाहे जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर सभी के लिए आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर दोनों मेजर सब्जेक्ट के और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की, पांचों सब्जेक्ट के लिए मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है, ये बात आप ध्यान रखें। तो 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस है 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए। चलिए आगे देखते हैं, तो जिनको भी जुड़ना होगा फटाफट से बता दीजिएगा, जस्ट उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं। भारतीय कृषि की कई समस्याएं, जैसे कि कृषि जोतों का छोटा आकार, चूंकि भारत में बड़े बड़े खेत नहीं, छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। भूमि का असंतुलित विकास है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास है ही नहीं। उत्तम बीजों की कमी है, यानी कि बीज वगैरह भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा खाद व उर्वरकों का कम प्रयोग भी हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं की कमी है, पूंजी की कमी है। तो भारत में तमाम प्रकार की कृषि समस्याएं आपको इसलिए लिख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। किस क्वेश्चन में भाई, अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला प्रश्न, सिंचाई से आप क्या समझते हैं। देखिए, वर्षा के अभाव माने कमी में, जब वर्षा नहीं होती है तो कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके खेतों को जल उपलब्ध करवाना ही सिंचाई कहलाता है, ठीक है। सिंचाई की आवश्यकता के 4 कारण बताइए क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, सिंचाई की आवश्यकता के कई कारण है। पहला कारण है वर्षा की अनिश्चितता, चूंकि वर्षा कब हो कब ना हो, ठीक है, चूंकि बोलते नहीं कि समय चुकी पुनिका पछताने का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कब बरसे कब ना बरसे, ठीक है। कब खड़ी फसल लगी हो बरस जाए, खेतों में गेहूं बंधा रखा हो बरस जाए, आपकी बार ही तो हुआ था, गेहूं खेत में रखा ही रहेगा, पानी बरस गए, इससे पहले नहीं होता था अधिकतर चीजों में, ठीक है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, तो इसी वजह से सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरी बात, वर्षा की अनियमितता, कब कितना बरसे, ज्यादा बरसे कम बरसे, कुछ अता पता नहीं। मानसून की विभंगता, चूंकि मानसून भी समय से नहीं आते हैं।
वर्षा काल सीमित हो गया है, तो पानी भी सही तरीके से नहीं बरसता, तो आजकल जो है सिंचाई का साधन जो है उपयोगी हो गया, सिंचाई करना जरूरी हो गया। अगला प्रश्न, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? देखिए, भारत में वर्तमान समय में कुल सिंचित भूमि का लगभग 36% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, 51% कुओं और नलकूपों के द्वारा, 7% तालाबों से और से 6% जो है अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन, सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को सीमांत जोत कहते हैं, जिनके पास कम खेती होती है, कम खेत सीमांत जोत। महालवाड़ी प्रथा क्या होती है? देखिए, महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत गांव की सारी जमीन जो होती है गांव के समुदायों की होती है, जिनके सदस्य लगान देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह प्रणाली पहले आगरा और अवध तक थी, बाद में पंजाब में भी शुरू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूस्वामी स्वयं सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होता था, यानी इसमें महालवाड़ी में एक महाल एक होता था, महाल प्रथा, एक जो है समुदाय का मालिक होता था, वही सबसे कर लेता था और वो सरकार को जाकर के देता था, सभी किसानों से लेकर के। इसमें क्या था कि सरकार जो थी वो खुद ही जो है, सरकार क्या करती, इसमें सरकार खुद ही जो है भूमि के मालिकों से टैक्स लेती थी। ठीक है, यह प्रथा सर्वप्रथम मद्रास में जो चेन्नई आज बन गया है 1872 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, शस्य प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी विशिष्ट समय पर विभिन्न फसलों के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र के अंश को शस्य प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये सब अति लघु उत्तरीय में बन सकते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, हरित क्रांति जो है ये कृषि उत्पादन से को लेकर के करी गई थी। पीली क्रांति सरसों उत्पादन यानी खाद्यान्न उत्पादन या तेल उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, गोल क्रांति आलू उत्पादन, ठीक है, लाल क्रांति आप देखते हैं तमाम क्रांति है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। तो ये कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। 1967-68 में हरित क्रांति आई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वृद्धि हुई भारत में अनाज उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, प्रकीर्ण अधिवास से क्या आशय है? देखिए, प्रकीर्ण या बिखरे हुए अधिवास प्रायः पहाड़ियों में, जंगलों में, घने जंगलों में, खादर जैसे क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इन अधिवासों में 10 से 12 तक झोपड़ियों का समूह होता है। प्रायः 2 या 2 से अधिक पूर्वे मिलकर के गांव का निर्माण करते हैं प्रकीर्ण अधिवास में, प्रकीर्ण बस्तियों में। अगला प्रश्न, ग्रामीण अधिवास अधिकारिकी के प्रमुख घटक क्या है? ग्रामीण अधिवास आकारिकी के 2 प्रमुख घटक हैं, एक होता है क्षेत्र विन्यास और दूसरा होता है वास क्षेत्र। इस पर सामाजिक संरचना स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस पूछा सकते थे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन चलिए, लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न, बाबू, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? प्रत्येक का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, जहां पर आप जो है खेती कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी प्रदेश दूसरा, तीसरा सतलज यमुना का जो मैदान है वो तीसरा, चौथा उत्तरी गंगा का मैदान, पांचवा मध्य गंगा का मैदान और छठवां निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार, अरावली मालवा का उच्च भूमि, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, दक्षिण आंतरिक प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान क्या हो गया? जैसे अगर समझे ये अपना भारत है, तो इसमें आप देखते उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मतलब कि ये वाला पर्वतीय एरिया पूरा, ठीक है। ऐसे ही उत्तरी पूर्वी प्रदेश मतलब कि ये वाला उत्तरी पूर्वी यानी कि ये, ठीक है, ये पर्वतीय प्रदेश पूरा। सतलज यमुना का मैदान, सतलज यमुना का मैदान ये वाला आपका हो गया, ठीक है। ऐसे उत्तरी गंगा का मैदान ये हो गया, उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक। उसके बाद फिर मध्य गंगा ये हो गया, मध्य गंगा, फिर उसके निम्न गंगा का मैदान ये हो गया। तो इस तरीके से तीनों मैदान हो गए। इसके अलावा दक्षिण पूर्व पठार, दक्षिण पूर्व का पठार यानी कि ये आपका दक्षिण पूर्वी पठार इधर हो गया आपका। इस तरीके से आपका अरावली मालवा पठार इधर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र का पठार हो गया, महाराष्ट्र में यहाँ पे पड़ता है। इसके अलावा आपका दक्षिणी आंतरिक प्रदेश, दक्षिण का जो आंतरिक प्रदेश है बीच वाला एरिया, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तट यानी कि ये पूर्व तट किधर है, इधर पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है, तो ये तटीय मैदान हो गए, ठीक है, समुद्र किनारे वाला। 13वां होता है गुजरात प्रदेश, यानी गुजरात प्रदेश जो ये वाला भाग है पूरा, ये गुजरात प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान यहाँ पर पड़ता है, तो ये भी आपका हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान यानी कि कहाँ पर पड़ता है आपका, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी जो है 15 कृषि प्रदेशों के बारे में है। इस तरीके से पूरे भारत के नक्शे पर है, ऐसे आप समझा भी सकते हैं अगर चाहें तो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
प्रश्न आपसे बन सकता है, चावल उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, चावल उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण यानी गर्मी के महीने में चावल बोई जाती है। जैसे कि इस समय अब चावल की बीज जो है पड़नी शुरू हो चुकी होगी। इनकी फसल के लिए कई भौगोलिक दशाएं यानी कि जियोग्राफिकल सिचुएशन जरूरी होती है। तापमान कितना जरूरी होता है चावल के लिए यानी धान की खेती के लिए? देखिए, चावल की कृषि के लिए ऊंचा तापमान यानी तापमान जरूरी है। तापमान हो, गर्मी पड़े, ठीक है, गर्मी खूब दबाए खोए। वर्षा का औसत तापमान मतलब कि वर्ष का औसत तापमान जो है एक साल में लगभग 21 डिग्री से ऊपर ही तापमान है, औसत तापमान, ठीक है। इस फसल के लिए उपयोगी होता है। बोते समय तापक्रम जो है जब इसकी बुआई की जाए तो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस, और जब पकने का समय हो जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? चावल के लिए 75 दिन जलपूर्ण खेतों की आवश्यकता होती है। कम से कम 75 दिन, दो महीने लगभग में, या दो ढाई महीने आपको पानी खेतों में रखना पड़ेगा। 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी कृषि के लिए उपयुक्त कृषि क्षेत्र माना जाता है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की सहायता से भी चावल की खेती करी जाती है, ठीक है। यानी वर्षा जरूरी है, पानी जरूरी होती है इसके लिए। आप सभी लोग जानते होंगे, खेती करते होंगे, धान वन का बिया भी डाल दिए होंगे, बिया डाल दिए होंगे, कंदाई करवाएंगे, फिर उसको बोएंगे, बारिश होगी तो, नहीं तो फिर इंजन चला करके सींचोगे। तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। कौन मिट्टी में होते भैया चावल? देखो, चावल के खेती के लिए चीका युक्त मिट्टी उत्तम होती, क्योंकि यह मिट्टी अधिक समय तक नमी धारण कर लेती है, यानी नमी धारण करे रहा थी, ताकि जो है धान की फसल का नमी चाहिए, ठीक है। ऐसी मिट्टी नदियों की घाटियों, डेल्टाओं और तटवर्ती भागों में मिलती है, ठीक है। तो इन इलाकों में धान की फसल खूब होती है। धरातल, इसकी कृषि के लिए समतल भूमि आवश्यक है, जहां पर पानी बराबर मात्रा में भरा रहे। पानी जितने आप दबा करके सींचोगे इसमें, उतने जो है हरा भरा आपका धान होगा, ठीक है, और जो है बाढ़ विकास उसका होगा, ठीक है, ताकि वर्षा अथवा सिंचाई द्वारा प्राप्त जल पर्याप्त समय तक खेतों में रुक सके। पहाड़ी ढालों पर अगर खेती करना है आपको धान की, तो सीढ़ियां बना करके या सीढ़ीदार खेती आपको करी जाती है, ठीक है। सीढ़ी मतलब होता है जैसे कि आप जैसे पहाड़ पर खेती करेंगे तो पहाड़ी ढाल है मान लेते, ये और यहाँ पर आपका खेत है, तो यहाँ पर खेत हो तो कैसे खेती करोगे? तो यहाँ पर ऐसे मेड़बंदी करके, ठीक है, यानी सीढ़ीदार कृषि। तो इसी को मेड़बंदी कृषि कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि, ताकि पानी रुका रहे, ठीक है। और धान की फसल के लिए अगर धान बोने से पहले आपको धान बोना है, तो सबसे पहले वर्षा से पहले आप क्या करें? वर्षा आने वाली है, अब आप जाकर के अपना मेड़ और बांध दे बढ़िया मोटवार, ठीक है। तो देखें, तो इस तरीके से चावल की कृषि के लिए इस तरीके की जलवायु, इस तरीके की सब चीजें जरूरत होती है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कपास की उपज की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। कपास कैसे उत्पादित होता है? देखिए, कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। जैसे कि धान होता है, ऐसे ही उष्ण, उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंध माने होता है इलाका, ठीक है, जलवायु माने जलवायु। तो उष्ण माने गर्म वाला जो जलवायु होता है, गर्म का इलाका होता है, गर्मी के महीनों में प्रायः ये पौधा होता है। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां अनिवार्य होती है। कपास जो होता है दक्षिण भारत में बढ़िया होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में काली मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण जो है कैसे हुआ है? जो ज्वालामुखीता की क्रिया हुई है, उसी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, उसके बाद में ही ये चीजें होती। ज्वालामुखीता की क्रिया के बाद में लावा निकला, ठीक है, जो होता है मैग्मा जो निकला, वो लावा बना, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो एक काली मिट्टी बन गई, ठीक है। और उसी काली मिट्टी में कपास का पौधा होता है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तापमान कितना जरूरी है के लिए? कपास की कृषि के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसकी फसल के लिए 200 दिन स्वच्छ और पाला रहित मौसम रहना चाहिए, पाला वाला ना पड़े, 200 दिन बढ़िया साफ मौसम रहे, ठीक है। वर्षा, कपास के लिए साधारण नमी आवश्यकता होती है, ज्यादा नमी की जरूरत नहीं होती। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त है। वर्षा थोड़े थोड़े समय के बाद बौछारों के रूप में होते रहना आवश्यक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। कपास की चुनाई के समय मौसम शुष्क यानी कि सूखा मौसम, शुष्क माने सूखा मौसम, ठीक है, होना चाहिए। सूखा माने गर्म वाला इलाका। मिट्टी, लावा की काली मिट्टी अथवा भारी दोमट कपास के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी में चूने का अंश अधिक होना चाहिए, इसलिए दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी है कपास के लिए सबसे बेटर मानी जाती है भारत में। तो इस तरीके से आपने कपास के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं और इसके किसके लिए भाई जो है धान के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया,
भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र और उनकी प्रमुख समस्याएं बताइए। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो भारत के जनजातीय क्षेत्रों को 7 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है उत्तरी क्षेत्र। देखिए, इसके अंतर्गत जैसे उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर आ गया, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन सभी की जनजातियों को उत्तरी जनजातियां कहते हैं। इन जनजातियों में जैसे थारू जनजाति है, उत्तराखंड में पाई जाती, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया है, खंपा, राहुल, लेपचा, कनौटा, ये सब जनजातियां जो है उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं, खास करके उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा क्षेत्र होता है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का इलाका कौन सा है, यानी कि जैसे आपका इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तरी वाला इलाका सिक्किम वगैरह, ठीक है। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य की जनजातियां आती हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियां जैसे गारो, खासी, जयंतिया, नागा, कुकी, मिसमी, आपतानी, मिरी, डफला, मोनपास, शेरदुग, पेंस, खामपतीस, ऐसे तमाम जनजातियां आपको पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के नाम है, इन्हीं पहाड़ियों पर रहती हैं जनजातियां। तो गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति, और ये एक प्रकार से जयंतिया जनजाति जयंतिया नाम की पहाड़ी पर पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ गया है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां हैं। अगला पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां हैं? इसके अंतर्गत जैसे झारखंड का इलाका, पश्चिम बंगाल का इलाका, बिहार, उड़ीसा, इन सभी की जनजातियां आती है। उड़ीसा में जैसे जुआंग जनजाति, खरिया, खोड़, भूमिज, झारखंड में मुंडा, उर्रांव, संथाल, ठीक है, बिरहोर, पश्चिम बंगाल में संथाल, मुंडा, उर्रांव, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मध्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश का इलाका आता है, तो वहां की जनजातियां जो है मध्य क्षेत्र की जनजातियां कही जाती है। यहाँ की प्रमुख जनजाति जैसे गोंड है, बैगा है, मारिया है, ठीक है। इसके अलावा आबूझ मारिया जनजाति, तो ये सब जनजातियां मध्य भारत की जनजातियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र की भी जनजातियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा इलाका, जैसे कि इसके अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र की जनजातियां, ये सब आती है। यहाँ की प्रमुख जनजातियों का नाम जैसे मीणा जनजाति है, राजस्थान में पाई जाती है। आपने देखा होगा मीणा जनजाति जो है, मीणा जो लास्ट में मीणा लगा रहता है कि मीणा, ठीक है, तो वही भील, ठीक है। इसके अलावा आपका देखते हैं गरासिया, बंजारा, सांसी हुआ, जो है सहरिया, महादेवकाली, बाली, डबला, ऐसी जनजातियां आपको यहाँ सब मिल जाती है पश्चिमी क्षेत्र में भारत के। दक्षिणी क्षेत्र में तमाम जनजातियां जैसे कि पश्चिमी आंध्र प्रदेश का इलाका, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु और केरल की जनजातियां इसमें आती दक्षिणी क्षेत्र में। नीलगिरी के जो पर्वत है उसी से टोडा, कोटा, बदागा, ये सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास पाई जाती हैं। कुरुबा, कादर, पनियर, चेचू, अल्लार, नायक, चेट्टी, ये सब जनजातियां दक्षिणी क्षेत्र की अन्य प्रमुख जनजातियों में शामिल है, ठीक है। ऐसे ही और जनजातियां हैं जैसे द्वीपीय जनजातियों में, तो इन सभी का नाम आपको याद नहीं करना है जो मैं बता रहा हूं, बस आपको सुन करके चले जाना है। जब पूछा जाए तो आप जो भी एक आध दो नाम याद रह जाएगा उसको आप बता सकते, कुछ भी लिखने लायक तो रहोगे अगर इसको देखे रहोगे। तो यही चीज के लिए बताया जाता है ताकि आपके रिवीजन हो जाए। देखिए, द्वीपीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत द्वीपीय क्षेत्र में जहां पर द्वीप वगैरह, द्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी में इसमें एक प्रकार से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की जनजातियां आती हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियां जैसे सोमपेन या सेमपेन जनजाति, ओगने जनजाति, जारमा जनजाति, सेंटनली जनजाति, सभी अंडमान निकोबार की जनजाति है। ये अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इनके बारे में समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो जनजातियों का पहले वर्गीकरण समझा, विभाजन समझा, अब उनकी क्या समस्याएं, उन समस्याओं को जानते हैं। जनजातियों की समस्याओं को कई बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, पहली समस्या जनजातियों की क्या है बेटा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। पहली समस्या है भूमि विस्थापन की समस्या। जैसे मान लेते जंगल में अगर कोई विशाल जो है काम होने वाला है, जंगल में आपको रोड बन रहा है, जंगल में कोई उद्योग स्थापित हो रहा है या कुछ भी हो जाता है, तो इनको एक प्रकार से अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के बसना पड़ता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं भूमि विस्थापन की समस्या। नहीं, उनको अपना स्थान छोड़ करके अलग जाना पड़ता है समय समय पर, चाहे मौसमी प्रवास हो या फिर कोई और प्रवास हो सकता है। दूसरी बात है ऋणग्रस्तता व शोषण की समस्या। इनका शोषण होता है खास करके, और ये लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। अगर ये बाहरी दुनिया से संपर्क में आते हैं तो बहुत ज्यादा इनको हानि होती है और ये एक प्रकार से अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए नहीं उपयुक्त हो पाते।
बधुआ मजदूरी भी इनसे लोग करवाते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आसपास इलाकों के लोग, जो ठीक है, जो बड़ी जाति के लोग या फिर जो उच्च मतलब कि जो जानते हैं सभी चीजों के बारे में, क्योंकि ये लोग अनभिज्ञ होते हैं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, तो इनसे बधुआ मजदूरी वगैरह करवाते हैं लोग। ठीक है, बधुआ मजदूरी में एक बार पैसा दे दिया, फिर बाद में उनको मजदूर के रूप में घर पे रखते, काम करवाते। इन चौथी समस्या है निम्न शैक्षणिक स्तर, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र जो है इनका, यानी पढ़ते लिखते नहीं ज्यादा, तो ऐसे में ये चीजें, ये भी एक समस्या। चौथी पांचवी समस्या, निम्न कृषि उत्पादन व उत्पादकता की समस्या। ये लोग खेती भी करते हैं तो इनका उत्पादन उतना नहीं होता, क्योंकि ये उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग और बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, खाद वगैरह नहीं डालते, बस वैसे खेती ही करते हैं। ठीक है, बस बो दिया, बस वही। इसके अलावा भूमि पुनर्ग्रहण की समस्या, भूमि को बदलते रहते हैं। साथ ही बात है सिंचाई सुविधा की कमी है इनके पास, बारिश पर ही डिपेंड रहते हैं खेती में। आठवीं बात पीने के पानी की समस्या है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों की समस्या है, कमी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है इनके पास, परिवहन का अभाव है, ठीक है, यानी यातायात के साधन नहीं है। जन भागीदारी की कमी है, जनता इनके पास उतनी नहीं है, जनता बहुत ज्यादा की इकट्ठा हो, जो है सब बिखरे पड़े हैं। तो यही सब समस्याएं हैं जनजातियों की। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है ऊंची जन्म दर। यद्यपि भारत में जन्म दर निरंतर घटती जा रही है। 1911 और 1921 की मध्य जन्म दर 49.2 प्रति हजार से घट करके 1981-1991 में कितना हो गई है, 29.5 प्रति हजार हो गई है। पुनः 2011 में यह घट करके 17.64 हो गई है। ठीक है, फिर भी आज अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरे, मृत्यु दर, मृत्यु दर में कमी। गत कई दशकों से मृत्यु दर में लगातार तेजी से गिरावट आ रही है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिससे मृत्यु दर की कमी तथा जन्म दर में अधिकता के कारण से भी भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अशिक्षा और अज्ञानता है भारत में, अधिकांश भारतीय अशिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74% है, इसमें भी पुरुषों का अनुपात 82 है, महिलाओं का साक्षरता अनुपात 65% है। अशिक्षा की वजह से यहाँ के लोग अंधविश्वासी होते हैं, जनसंख्या के आकार के प्रति उदासीन होते, जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने तो कोई उससे मतलब नहीं है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। चौथा कारण जनसंख्या बढ़ने का निर्धनता। अधिकांश भारतीय निर्धन हैं और वे समझते हैं कि नए बच्चे परिवार में आय वृद्धि करेंगे, जितना बच्चे हो जाएंगे तो सभी लोग, अगर 10 बच्चे हो जाएंगे, 10 कमाएंगे, तो एक प्रकार से हम अमीर बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पांचवा कारण होता है विभाजन का प्रभाव। देश में विभाजन के बाद अविभाजित भारत की जनसंख्या का 81% भारत में और केवल 19% भाग पाकिस्तान में हो गया, जबकि कुल क्षेत्रफल का 77% भाग मिला था और 23% भाग पाकिस्तान को मिला था। ऐसे में 77% भाग जनसंख्या भी हमको मिलनी चाहिए और कम से कम 33% भाग उसको मिलनी चाहिए जनसंख्या, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जनसंख्या केवल 19% पाकिस्तान को मिली और जमीन ज्यादा मिली। इसके अलावा शरणार्थियों का आगमन। भारत विभाजन के समय से ही पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जो आपका आज बांग्लादेश है, 1964 और 1971-72 में बांग्लादेश से भारी संख्या में शरणार्थी भारत में आकर के बस गए। इसके अतिरिक्त गत कुछ वर्षों में श्रीलंका, मालया, ब्रिटेन, केन्या, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल से भी उद्वासित होकर के बहुत सारी भारी संख्या में लोग भारत में आने लगे। क्योंकि भारत शरणार्थी देश है, भारत सभी को शरण देता रहा है, इसका लोग फायदा उठाए और बहुत सारे लोग भारत में आकर के रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जनसंख्या आपको भारत की बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। आज तो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है भारत, जो है जनसंख्या के मामलों में। अगला प्रश्न, भारत विविधता में एकता स्थापित करता है, व्याख्या कीजिए। विविधता माने होता है अलगाव, ठीक है, और एकता माने होता है यूनिटी। तो सॉवरेनिटी मतलब कि एक प्रकार से यूनिटी में भी एक प्रकार से क्या है, इसमें इकट्ठा है, बंधुत्व है। भारत में कई जाति, कई धर्म, ठीक है, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी भारत जो है एक देश बंधा हुआ है। भारत जो है अलग नहीं है, सभी लोग इकट्ठा है, सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। भारत में तमाम भौगोलिक स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, जैसे कहीं पर पर्वतीय मैदान है, कहीं पर जो है जंगल है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पर, ठीक है, तो कहीं पर जो है मैदान, कहीं पर पठार है, कहीं पर कुछ चीजें, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं पर थोड़ा गड्ढे हैं। तो सब जगहों के लोग, यानी उच्चावचन संबंधी विविधता है, यानी हर मामले में विविधता भारत में है, फिर भी एकता के सूत्रपात में भारत जो है जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। इसी को विविधता में एकता कहा जाता है। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है। यह विविधता भौतिक कारकों के साथ ही विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक गतिविधियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हर एक चीज में विविधता मिलती है। भारत में भूगर्भिक संरचना, धरातलीय उच्चावच, जल प्रवाह प्रणाली,
जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज पदार्थ, पशुधन, आर्थिक, व्यवसाय, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, साहित्य, कला, संगीत, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त आपको विभिन्नता, पर्याप्त अंतर देखने को मिल सकता है। किंतु इन सबका समग्र रूप जो भारतीय संस्कृति के रूप में हमारे समक्ष आता है, इन सबको मिला ले तो भारतीय संस्कृति बनती है। वह भारत की अद्भुत राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि सब कई धर्म, कई भाषा, कई संस्कृति के लोग रह करके भी ये भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। भारत में विविधता की एकता की प्रकृति कुछ इस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। पहली बात है, भूगर्भिक संरचना में भी विविधता आपको मिलती है, लेकिन फिर भी एक है। भूगर्भिक संरचना में भारत में अनेक विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ प्रायद्वीपीय पठारी भाग का स्थिर भूखंड भी है, यानी कि दक्षिण भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा की जो है प्रीकैम्बियन श्रेणियां भी विद्यमान है, जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नवीन टर्सरी युग के हिमालय पर्वत भी, आप जो टर्सरी युग में हिमालय पर्वत बना वो नया पर्वत है, वो भी भारत में है। और पुराना पर्वत जो अरावली पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है, ठीक है। तो ये भी मध्यवर्ती विशाल मैदान भी है यहाँ पर, ठीक है। तटीय नवीनतम निक्षेप भी मैदान, यानी कि दक्षिण भारत का जो मैदान है, मतलब कि तटीय मैदान है, वो भी स्थित है। और उत्तर भारत का जो बड़े बड़े मैदान है नदियों के जो बने हुए हैं, ठीक है, वो भी जो है कहीं ना कहीं पे, तो विविधताएं बहुत सारी हैं। उक्त विविधताएं भारत को एक विशिष्ट प्रदेश के रूप में एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं, अतएव इसे उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत क्या है, एक उप महाद्वीप है, भारतीय उप महाद्वीप कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानों से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत के खनिज प्रदेश विविध संस्कृतियों को एक साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार भारत का यह स्वरूप विविधता में एकता को स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं इसके संदर्भ में, जलवायु के संबंध में भी विविधता आपको देखने को मिलती है। जलवायु के संबंध में देखिए, भारत में जलवायु संबंधी व्यापक विभिन्नताएं मिलती हैं, किंतु उन सबके बावजूद उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत मानसून हवाओं से पूर्णतः नियंत्रित होता है। मानसूनी जलवायु वहां की समग्र एकता की सूचक होती है। तीसरी बात है, सामाजिक दृष्टि से भी भारत में अनेक धर्मों के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग, ठीक है, अनेक जाति के लोग रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता की दृष्टि से अगर देखें तो सभी भारतीय, और सभी जब भारत की बात आती है सभी एकजुट होकर के खड़े होते हैं, ठीक है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। किसी भी प्रदेश में यहाँ सभी लोग सामाजिक एकता में बंधे हुए हैं, ठीक है। चौथी बात, सांस्कृतिक दृष्टि। संस्कृति के अंतर्गत भाषा, बोली, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, लोक नृत्य, गीत संगीत, कला, ये सब आते हैं। दक्षिण भारत के लोक नृत्य, दक्षिण भारत का खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सब कुछ आपको अलग मिलेगा, उत्तर का अलग मिलेगा, लेकिन फिर भी सभी लोग इकट्ठा रहते हैं मिलजुल करके। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद लोग भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हुए विभिन्न पर्वों, त्योहारों, उत्सव आदि में एकजुटता का परिचय देते हैं, भाईचारे का व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली विविधता है व्यवसायिक विविधता। व्यवसायिक दृष्टि से व्यवसाय भी अलग अलग है। व्यवसायिक दृष्टि से भी यहाँ पर्याप्त विविधता है, किंतु उन सबके बावजूद लोग गीता के कर्मवाद में विश्वास करते हैं। भले किसी भी धर्म के हो, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास करना ही भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य रहा है। अपने दैनिक कार्यों में तीर्थ स्थलों, मंदिरों, पुरातात्विक और पर्यटन स्थलों आदि को सम्मिलित करके विभिन्न मतभेदों से ऊपर उठ करके सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। सभी एक प्रकार से मिलजुल करके भारत में रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत जो है एक प्रकार से क्या है, संस्कृतियों का मिलन है। कई संस्कृतियां भारत में आकर के विलीन हो गई हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है बाबू? देखिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग को गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। यह कठोर चट्टानों से निर्मित अत्यंत प्राचीनतम खंडों से बना हुआ है, ठीक है। अतएव इसे स्थिर भूखंड की संज्ञा दी जाती है। देखिए, उत्तर मतलब कि जितने भी आप देखते हैं ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। इसका ये जो है 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर जितने भी आपके ऐसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप महाद्वीप पूरा हो गया, ठीक, ग्रीनलैंड हो गया, और आपका कौन सा यूरोप महाद्वीप हो गया, एशिया पूरा महाद्वीप हो गया, ठीक है। अब लेकिन भारत यहाँ पर भी पड़ता है, और बाकी अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारत का जो दक्षिणी इलाका है, ये सब एक प्रकार से ये सब क्या है, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये जो पृथ्वी जब बनी थी तो गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाली क्या है, अंगारा लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया होगा अंगारा लैंड, ठीक है, इसको अंगारा लैंड, इसी को ऊपर वाले को लारेसिया बोलते हैं। तो उत्तर भारत का जो भूखंड है वो अलग है, वो अंगारा लैंड से बना है, लेकिन दक्षिण भारत का इतना भी मतलब दक्षिण वाला एरिया है पूरा, ये एक प्रकार से किससे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। और दक्षिण भारत का जो कि हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड से यानी मेडागास्कर अफ्रीका से तोड़ करके आकर के मिला है,
इस वजह से ये जो है चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा कि गोंडवाना लैंड्स का ही एक भाग है दक्षिणी भारत। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तो इसका महत्व ऐसा, पहला महत्व यह है कि प्राचीन आग्नेय कायांतरित शैलों, कायांतरित माने होता है ऐसी शैल, ऐसी चट्टान जो अपना काया यानी कि रूप बदल देती है, अपना शरीर बदल देती है। तो प्राचीन आग्नेय कायांतरित शैलों से निर्मित होने के कारण से यह भूखंड खनिज संपन्न है। यहाँ पर खनिज खूब पाया जाता है। दक्षिण भारत के जो पठारी मैदान है, पठारी भाग है, वहां पर खनिज संपदा है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज, संगमरमर, चूना पत्थर, बिहार व उड़ीसा में जो है आप देखते हैं लोहा हो गया, कोयला, कर्नाटक में सोना, आंध्र प्रदेश में कोयला, हीरा, इन सभी की तमाम जो है खाने हैं, ये सब महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत से बहुत सारी खनिज मिलती हैं। दूसरी बात है लावा की मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए बढ़िया मानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टियां चाय उत्पादन के लिए, कहवा और रबड़ उत्पादन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। गरम मसाला, काजू, केला, ये सब जो है दक्षिण भारत में खूब अच्छे तरीके से उपज किए जाते हैं। तीसरी बात है वनों में जैसे चंदन का लकड़ी हो गई, साल, चंदन का लकड़ी का ही व्यापार करता था पुष्पा भाई। ठीक है, तो पुष्पा भाव जो चंदन का लकड़ी बेचता था, बहुत ही महंगी लकड़ी होती है। तो वनों में आप देखते दक्षिण भारत में क्या होता है, वनों में चंदन हो गया, साल, सागौन, शीशम, बहुमूल्य लकड़ी सब बड़ी महंगी बिकती हैं। इसके तथा लाख, बीड़ी बनाने के लिए तेंदुआ व टिमरू वृक्ष के पत्ते, जो बीड़ी बनती, बीड़ी जो पीना, जो बीड़ी पीते नहीं लोग, बीड़ी पहले लकड़ी पत्तों में लपेट करके उसमें तंबाकू भरी जाती, फिर उसको जो है कैसे बांध के पीते हैं लोग। जो है 6-7 रुपए में 12-15 बीड़ी आती है, एक पूरा बंडल। ठीक है, तो उसके पत्ता जो बनता, पत्ते से जो होता है वो पत्ता भी हर्ड, बहेड़ा, आंवला, चिरौंजी, अग्नि व रोसा घास, ये सब आर्थिक महत्व की जो है गौण वनोपज प्राप्त होती, जो महंगी दामों पर बिकती हैं, सब दक्षिण भारत में ही मिलती हैं। अगला, पठारी धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों के प्रपाती मार्ग में अनेक स्थानों पर जल विद्युत शक्ति यानी कि जो है विद्युत यानी बिजली उत्पादन कर ली जाती है नदियों के मार्ग में। ठीक है, विकास की संभावनाएं उपलब्ध है। कठोर चट्टानी धरातल होने की वजह से वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए जलाशय में बांध की सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। तमाम सारी चीजें हैं। इसके अलावा समानता प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु क्या है, गर्म है, उष्ण है, किंतु उटकमंड, ठीक है, उटकमंड, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर आदि सुरम्य और स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तो ये सब विषम धरातल होने के कारण से यहाँ की कृषि भी अधिक विकसित नहीं हो पाई है। चंबल और अन्य नदियों की बीहड़ लंबी अवधि तक डाकुओं व असामाजिक तत्वों के शरणस्थल रहे हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत प्राचीन काल से ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक अवरोध उत्पन्न करते रहे हैं। अतएव दक्षिणी भारत में उत्तर भारत के सर्वदा भिन्न संस्कृति विकसित हुई है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है एक जो है भारत का हिस्सा, भारत में अच्छे तरीके से मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो ये होगा दक्षिण भारत का जो पठार थे, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है हिमालय के महत्व का वर्णन कीजिए। हिमालय का क्या महत्व है? देखिए, हिमालय पर्वत की भौतिक संरचना, स्थिति, विस्तार और भूगर्भिक दृष्टि से महत्व और उपयोगिता बहुत बड़ी है। देखिए, हिमालय पर्वत उत्तर में साइबेरिया यानी साइबेरिया मतलब रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है, उसी को साइबेरिया कहते हैं, और रूस की ओर से आने वाली ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करता है। भारत में जो हवाएं आती, ठंडी ठंडी हवाएं जो साइबेरिया से चलती हैं, अगर वो हवाएं आए तो हम लोग एक प्रकार से हमेशा चीजों को हमेशा स्वेटर पहनना पड़ेगा, गर्मी नहीं आएगी, ठंडी पड़ेगी, तो उन हवाओं को रोकता है। इसके अलावा भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक सीमा बनाता है, ताकि जो है उत्तर से कोई हमला कोई दुश्मन नहीं कर पाता। इसके अलावा उत्तर में सीमा प्रहरी के रूप में देश को पारंपरिक रूप से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखता है। वैसे आधुनिकतम तकनीक उपलब्धियों के कारण से ये उतना अभेद नहीं रहा है। अब हमें उत्तरी पूर्वी सीमाओं के प्रति अधिक सजग रहना पड़ता है। आप देखते हैं वहां से तमाम अटैक वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसे में ये चीजें हो रही हैं। चौथी बात है हिमालय से निकलने वाली नदियां काप मिट्टी बहा करके लाती है, फलस्वरूप नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी मैदानों में जमा हो जाती है। गंगा, यमुना, सतलज का मैदान निर्मित होता है। जो मैदानी भाग बना हुआ है वो पठारी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है, कूड़ा कबाड़ से बना हुआ है। यही कारण है कि उत्तरी विशाल मैदान उपजाऊ बने हैं, जैसे गंगा, यमुना का, सतलज का मैदान जो है बहुत ही उपजाऊ होता है। पांचवी बात, यहाँ विभिन्न प्रकार के वन, वनस्पतियां और जड़ी बूटियां, लकड़ी, कंदमूल, फल, लाख, गोंद आदि उपयोगी वस्तुएं मिल जाती हैं। इस प्रकार इन वनों से प्राप्त कच्चे पदार्थों पर देश में कई उद्योग धंधे जो है आधारित है या स्थापित किए गए हैं। तो हिमालय का बड़ा महत्व है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारत में मानसूनी वनों के क्षेत्र बताइए। देखिए, इस प्रकार के वन
उन भागों में पाए जाते हैं भारत में जो मानसूनी वन होते हैं, जहां पर वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के महीने में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इनको पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, पतझड़ी वन भी कहते हैं इसीलिए मानसूनी वनों को। भारत में मानसूनी वनों के कई क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो निचला भाग होता है, पर्वत से नीचे वाला भाग, वहां पर ऐसे वन पाए जाते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, नागपुर का पठार और असम की पहाड़ियां पर जो वन पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उसमें भी इसी प्रकार की वनस्पतियां वन होते हैं। पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग भी ऐसा है, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पूर्वी ढाल पर भी ऐसी वनस्पतियां, ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि एक प्रकार से मौसमी मानसूनी वन कह सकते हैं इनको। ये वन उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये वन अधिक सघन नहीं होते, गजिन नहीं होते, दूर दूर होते वृक्ष, और इनका उपयोग सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इन वनों के मुख्य वृक्षों में से साल का वृक्ष है, सागवन का वृक्ष है, एबोनी है, नीम का पेड़, चंदन, रोजवुड, आम, महुआ, शीशम, ठीक है, बांस, इन सभी के पेड़ आपको मिल जाएंगे। इनमें से कुछ वृक्षों की लकड़ियां बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं, जिनका उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। तो ये होते हैं मौसमी वन जो कि अपने पत्ते गिरा देते हैं, पतझड़ी वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, लौह अयस्क के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। लौह अयस्क के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है मैग्नेटाइट, एक है हेमेटाइट, एक है लिमोनाइट और एक है साइडेराइट, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या होता है? देखिए, लोहे की कच्ची धातु, जैसे उसी को लौह अयस्क कहते हैं। अयस्क माने कच्चा धातु, तो लोहा बनने से पहले जो कच्चा धातु होता है वो इन 4 टाइप से मिलता है, ठीक है। इसमें धातु संपन्नता जो होती है, मैग्नेटाइट में धातु संपन्नता सबसे अधिक होती है, 72% जो है धातु पाया जाता है इसमें। यह काले रंग का चुंबकीय लोहा होता है मैग्नेटाइट। इस प्रकार के अयस्क का कुल भंडार जो होता है भारत में 341 करोड़ टन लगभग में अनुमानित है। 341 करोड़ से भी अधिक आपको मिल जाएगा मैग्नेटाइट। हेमेटाइट जो तो दूसरे नंबर का लौह अयस्क होता है, धातु संपन्नता 60 से 70% तक हो सकती है इसमें। इसमें ऑक्सीजन तथा लोहे का सम्मिश्रण मिलता है। यह लाल भूरे रंग का होता है। इस प्रकार के अयस्क का कुल भंडार भारत में लगभग 960 करोड़ टन अनुमानित किया गया है, यानी भी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। तीसरा होता है लौह अयस्क लिमोनाइट। इसमें लौह अंश मात्र 20 से 40% तक रहता है। यह पीले रंग का होता है, ऑक्सीजन, जल और लौह का सम्मिश्रण से बनता है। चौथा होता है साइडेराइट। साइडेराइट जो होता है बेटा, इसे आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है साइडेराइट को। यह लोहे तथा कार्बन के सम्मिश्रण से बनता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरे कलर का होता है। इसमें लौह अंश मात्र 48% होता है। यह सबसे निम्न कोटि का घटिया लोहा माना जाता है साइडेराइट। सबसे अच्छा लोहा कौन माना जाता है? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा और सबसे घटिया साइडेराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भैया भारत के अभ्रक व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, व्यापार, भारत का अधिकांश अभ्रक निर्यात यानी कि बेच दिया जाता है। अभ्रक के विश्व व्यापार में भारत का योगदान लगभग 60% से भी अधिक है। वर्ष 1991-92 में 35 करोड़ रुपए मूल्य का अभ्रक निर्यात किया गया था। निर्यात का 3/4 ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और बेल्जियम, इन सभी लोगों ने निर्यात यानी खरीद लिया था। ग्रेट ब्रिटेन ने कनाडा और ब्राजील से अभ्रक का आयात प्रारंभ कर दिया है, जिसका जो है भारतीय अभ्रक की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अभ्रक निर्यात करने वाले मुख्य जो पत्तन है, पत्तन माने क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह यानी पानी के जहाज, जहां पर बड़े बड़े पानी के जहाज रुकते हैं उसी को बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। यानी पानी वाली जहाज का स्टेशन कह सकते हैं, उसी को पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। जैसे कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, यहां से एक प्रकार से व्यापार होता था, अभ्रक को बेचा जाता था। चूंकि अभ्रक भारत में बहुत उत्पादित होता है, इस वजह से इसको बेचना पड़ता है। कोलकाता से 80% निर्यात व्यापार होता है। 80% जो अभ्रक बाहर विदेशों को जाता है वो कलकत्ता एयरपोर्ट से, मतलब कलकत्ता जो है बंदरगाह से जो है बेचा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन और व्यापार पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, भारतीय मिलों में जैसे लट्ठा, छींट, साड़ियां, पोपलीन, क्रेप, ट्वीड, धोतियां, चादरें, मलमल, वायल, डोरियां, कमीज, पैंट और कोट के उपयुक्त कपड़े, ड्रिल, खाकी, सैटल, गवर्डीन, कार्डुराय, सूती कपड़ा, ये सब बनाया जाता है भारत में सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है। अब अधिकांश मिलें जो है कपास के साथ साथ विविध कृत्रिम रेशे मिला करके धागा का निर्माण करती है, जैसे कि टेरी काट का वस्त्र हो गया, टेरी वूल हो गया, टेरी सिल्क हो गया, इन सभी का जो है वस्त्र बनाने लगी हैं। ये जो मानव निर्मित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे, नायलॉन, पॉलिस्टर, इन सभी से मिला करके, इसका प्रचलन भी सभी भागों में तेजी से बढ़ रहा है भारत में। भारत सूती कपड़ा व सिलसिले
सिले सिलाई कपड़ों का निर्यात करता है, यानी कि बेचता है, सूती वस्त्रों का और सिला सिलाई कपड़ा बेचता है। वर्ष 1998 से 99 में सूती धागे व कपड़े का निर्यात 11,069 करोड़ तथा बने बनाए कपड़े का निर्यात 13,669 करोड़ रुपए का रहा है। ये भारत का सूती व्यापार के लिए आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, भारत के प्रमुख बड़े औद्योगिक प्रदेश का उल्लेख कीजिए। देखिए, नियोजित विकास नीति के बावजूद स्थानीयकरण स्थानीयकरण की विशेषताएं, विशेष सुविधा के कारण से उद्योगों का विकास विशेष प्रदेशों में हुआ स्थानीयकरण की वजह से, यानी कि उद्योग कहां पर स्थापित होते हैं, जहां पर उनके लिए उपयुक्त विकास के लिए दशाएं मौजूद होती है। जैसे जहां पर संचार के साधन होंगे, जहां पर नेटवर्क वगैरह होगा, जहां पर यातायात के साधन होंगे, जहां पर पूंजी जो है मतलब कि जहां पर जो है सब चीज मिल जाए, बाजार होगा, मार्केट होगा, सस्ते पूंजी पर श्रमिक मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ जहां पर उपलब्ध होगा, वहीं पर जहां उद्योगों के लिए जो है स्थापित करने के लिए बढ़िया सिचुएशन होगी, वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहली बात है बंबई, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद का औद्योगिक प्रदेश बहुत फेमस है। दूसरा है कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है बंगलोर, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। चौथा अहमदाबाद, बड़ोदरा का औद्योगिक प्रदेश। पांचवा छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश। छठा विशाखापत्तनम का औद्योगिक प्रदेश। सातवां गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। और आठवां है तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये 8 प्रदेश जो है उद्योगों की दृष्टि से बड़े फेमस माने थे, बड़े उद्योगों प्रदेश हैं, जहां पर खूब उद्योग होता है, खूब मात्रा में। यहीं पर लोग कमाने के लिए जाते हैं। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग कमाने कहां पर जाते हैं, यहीं सब इलाकों में जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो सब नोट डाउन करते हुए चलेंगे, सभी चीजों को आप अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, यह औद्योगिक प्रदेश छोटा नागपुर का झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हो छोटा नागपुर का एक पठार है। वहां पर खूब खनिज संपदा मिलती है। इस क्षेत्र के विकास का आधार यहाँ पाई जाने वाली खनिज संपदा है। यहाँ पर चूंकि बहुत खनिज पाई जाती है, इस वजह से ये यहाँ पर विकास भी हुआ हुआ उद्योग खूब स्थापित है। दामोदर घाटी, दामोदर नदी है, उसकी जो घाटी है उसका कोयला तथा झारखंड और उड़ीसा में पाया जाने वाला उत्तम जाति का लौह अयस्क मुख्य खनिज है यहाँ के, जो एक दूसरे के निकट ही पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी का एक प्रदेश है, जहां पर बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है। इस वजह से जर्मनी चूंकि बहुत ज्यादा रूर प्रदेश कोयले के लिए फेमस है, ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार भी फेमस है। तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, कोयले, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के पास पाए जाने की वजह से इस प्रदेश में भारी उद्योगों को लगाने की सुविधा हो गई है। जैसे जमदेशपुर, बर्नपुर, कुल्टी, ठीक है, इसके बाद दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, ये सब लौह और इस्पात के केंद्र हैं। 5 बड़े एकीकृत कारखाने जो है ये छोटा नागपुर के पठार में ही है। कौन कौन से? जमदेशपुर का जो है लौह कारखाना है, बर्नपुर, कुल्टी का, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, ये सब लौह और इस्पात के बड़े कारखाने हैं, ये यहीं पर है। इसके अतिरिक्त यहाँ के अन्य भारी उद्योग इंजीनियरिंग है, मशीनरी उपकरण है, उर्वरक, सीमेंट उद्योग, कागज, रेल के इंजन बनाना, बिजली के भारी सामान, रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और जो है डालमिया नगर इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगरों में शामिल है, जहां पर खूब उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो उससे पहले आपने लोगों ने जो भारत के बढ़िया औद्योगिक प्रदेश से, बड़े औद्योगिक प्रदेश से, उनके बारे में देखा। अब भारत के लघु औद्योगिक प्रदेशों का विवरण दीजिए, प्रश्न पूछेगा। लघु यानी छोटे औद्योगिक प्रदेश। पहला ऐसे कानपुर, लखनऊ का औद्योगिक प्रदेश है, छोटा औद्योगिक प्रदेश है। कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव में बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित हो चुके हैं। कानपुर में मैं रहा हूँ, उद्योगों पे गया, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, इंदौर, उज्जैन, गंधाना शुरू हो जाता है पहले से। आप देखते हो जैसे जाने शुरू होंगे आप, उन्नाव जैसे पहुंचने लगेगा तो ऐसे बदबू आना शुरू हो जाएगी फैक्ट्रियों की, बहुत ज्यादा। ठीक है, चमड़ा उद्योग पे आप चले नहीं जा सकते सही तरीके से। इंदौर, उज्जैन प्रदेश। तीसरा है नागपुर, वर्धा औद्योगिक प्रदेश। चौथा है लघु उद्योगों में भिलाई, जयपुर, बिलासपुर औद्योगिक प्रदेश। पांचवा लुधियाना, जालंधर औद्योगिक प्रदेश। छठा है अंबाला, अमृतसर औद्योगिक प्रदेश। सातवां इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आठवां है आदिलाबाद, निजामाबाद औद्योगिक प्रदेश। नौवां है जयपुर, अजमेर औद्योगिक प्रदेश। 10वां है ब्रह्मपुत्र घाटी औद्योगिक प्रदेश। 11वां है कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़ औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा अगला है आदिलाबाद, निजामाबाद औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा 13वां है भोजपुर, मुंगेर औद्योगिक प्रदेश। तो ये सब छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं जिनके बारे में पूछा जाता है भारत में, लघु औद्योगिक प्रदेश। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं, इनमें से कुछ भी आप बता दीजिएगा, आप बढ़िया नंबर पाओगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के अनुपात कम होने के कारणों का उल्लेख कीजिए।
भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के अनुपात कम होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, विकसित राष्ट्रों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात अधिक है। इसके विपरीत भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम है। ठीक है, विकसित राष्ट्रों में पुरुष की तुलना में स्त्रियां ज्यादा हैं, लेकिन भारत में क्या स्त्रियां कम है, 943 स्त्रियां हैं और 1000 पुरुष पर। वह निरंतर कम होता जा रहा है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है, भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जो अनुपात है घटता क्यों जा रहा है। देखिए, स्त्रियों की शादी कम उम्र में होने से उन्हें बार बार मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु भी काफी होती है, यानी मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा गर्भपात को कानूनी स्वीकृति मिलने तथा शिशु के लिंग निर्धारण परीक्षण के कारण भी स्त्री शिशुओं की कानूनी हत्या भी जो है उसमें वृद्धि हुई, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले खूब हुआ है। तीसरी बात, बढ़ते हुए दहेज के अभिशाप ने स्त्री शिशु को जन्म देने से पूर्व ही मार डालने के लिए माता पिता को प्रेरित किया है। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की दहेज देना पड़ेगा, इस वजह से क्या होता है, लड़की अगर हुई तो उसको गर्भ में ही खत्म कर दें, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। कन्या रत्न मजा जेते, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, कन्या को रत्न माना गया है वेदों पुराणों में। पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से पुरुष शिशु के प्रति अधिक लगाव होता है और स्त्री शिशु की मृत्यु पर एक मृत्यु दर इसीलिए वजह से अधिक हो जाती है। इसका कारण यह है कि देश में लड़कियों को बोझ और लड़कों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, परंतु वर्तमान शिक्षित परिवारों में इस सोच के प्रति नजरिया बदलने लगा है। लोग अब लड़कियों को लड़कों से कहीं अधिक प्रेम करने लगे हैं। पांचवी बात यह कि प्रसव काल में, यानी कि जो गर्भ, जब एक प्रकार से प्रसव मान्य होता है बच्चे के जन्म देते समय, लड़कियों की मृत्यु अधिक होने लगी है। ठीक है, छठी बात, भारत में रूढ़िवादी लोग लड़कियों की परवरिश करते समय विशेष देखभाल नहीं करते। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक मतलब अल्पकाल में कम समय में उनकी मृत्यु हो जाती है लड़कियों की। ठीक है, इस वजह से उनका परसेंटेज मरने का ज्यादा है। किंतु आधुनिक शिक्षित भारतीय समाज इस मनोवृत्ति में परिवर्तन दिखाई देने लगा और आज लड़कियों जो है लड़कों से आगे एक कदम निकल करके आगे बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, भारतीय मिट्टियों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, मिट्टी एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण से इसका सर्वाधिक महत्व रहा है। संक्षेप में भारतीय मिट्टी की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहली, भूमि अपर्दन की समस्या। दूसरी, जलाक्रांत की समस्या, जल बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी भूमि जल से कट करके बह जाती है, तो ये सब समस्याएं भारतीय मिट्टियों की। तीसरी बात है क्षारीय भूमि की समस्या, क्षारीय भूमि ज्यादा फसल नहीं होती है। बंजर भूमि की समस्या, मरुभूमि का विस्तार हो रहा है, मरु मतलब होता है मरुस्थल भूमि, ऐसी भूमि में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि उपजाऊ नहीं रह रहे हैं। ठीक है, मृदा अपक्षय हो रहा है, मृदा कट रही है, टूट रही है, अलग हो रही है। कृषि भूमि अपर्दन हो रहा है, कृषि की भूमि जो है वो बह करके पानी बरसता है, भूमि ऊपर का परत कट जाती है, उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है मिट्टी की। ये सब समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, जनजातियों की भी कई समस्याएं हैं। पहली, भूमि विस्थापन की समस्या। दूसरी, ऋणग्रस्तता और शोषण की समस्या। तीसरी, बंधुआ मजदूरी की समस्या। चौथा, निम्न शैक्षणिक स्तर की समस्या। पांचवा, निम्न कृषि उत्पादन और उत्पादकता की समस्या। इससे पहले मैंने इसका चर्चा किया हुआ है। भूमि पुनर्ग्रहण की समस्या, सिंचाई सुविधा का अभाव यानी कमी है, पीने के पानी की समस्या, रोजगार के अवसर नहीं है इनके पास, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, सब कुछ कमियां ही है, परिवहन का अभाव है, जन भागीदारी की कमी है, ये सारी कमियां जो है जनजातियों की है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में वनों को कई कोटि में बांटा जाता है, कई प्रकार से। देखें, पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंध मतलब कि ऐसे वन, देखें यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, इसी एक प्रकार से पूरे को उष्णकटिबंध कहते हैं, इस एरिया को पृथ्वी पर चाहे जहां पाए जाए। तो इसी को सदाबहार वन, चूंकि यहाँ पर वर्ष भर तापमान बढ़िया रहता है और बारिश होती रहती है। अमेजन के जो जंगल है यहीं पर अफ्रीका में पड़ते हैं, यहीं पर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका में, वहां पर दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, अमेजन के जंगल बहुत घने जंगल है। अमेजन नदी भी दुनिया की सबसे ज्यादा जल भरने की क्षमता उसी में है। ऐसे दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन, यानी उष्णकटिबंध में ही है, लेकिन वो क्या है, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, मौसमी वन है वो। ठीक है, पतझड़ी वन है। तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, यानी कि जो ठंड शुष्क यानी गर्मी के इलाकों में है और उष्णकटिबंध में रहते हैं। चौथे होते मरुस्थलीय वन, मरुस्थल यानी कि जहां पर मरुस्थल है वहां पर ऐसे वन। पांचवा ज्वारीय वन, छठा पर्वतीय अल्पाइन और टुंडा वनस्पतियां। ठीक है, इस तरीके से ये भारत में पाए जाने वाले तमाम वन के प्रकार है। वैसे विश्व स्तर पर तमाम सारे पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल विद्युत के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी बिजली बनाने के लिए, पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, जल से बिजली बनाने की प्रक्रिया। देखिए, इसके लिए निम्न भौगोलिक दशाएं जरूरी होती हैं।
पहली बात, धरातल विषम पहाड़ी या पठारी होना चाहिए, जिन पर नदियां जलप्रपात का निर्माण, जलप्रपात में झरना बनाती हो। जब पहाड़ से नदियां गिरती है तो झरना, अब झरने से एक प्रकार से दिखते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है नदियों की, उसी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, झरना को। तो यही चीज होती है। दूसरी बात, नदियां सदावाहिनी हो, उनके उद्गम हिमाच्छादित प्रदेशों में हो, किंतु नदियों का जल दूषित काल में जमना नहीं चाहिए, यानी कि नदियों का जल जमे ना दूषित काल में, ठीक है, वो एक प्रकार से बहती रहे। इसके अलावा नदियों के जल रेत व मिट्टी अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे मशीनों को हानि होती है। इसी वजह से पर्वतीय भागों में रेत और मिट्टी नहीं होती है, साफ जल होता है। पर्वतों के आसपास नदियां जो होती है बहुत साफ होती है, स्वच्छ होती है। हरिद्वार में माता गंगा को देखेंगे तो स्वच्छ होती है, निर्मल है, ठीक है। आप कानपुर में देखेंगे तो नदियां बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है। चौथी बात, नदियों की जल राशि का उपयोग विद्युत उत्पादन, सिंचाई और अन्य कार्यों में भी किया जाता है। योजना पर लागत व्यय कम बैठता है जब इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शामिल करते हैं। पांचवी बात, जल शक्ति उत्पादन के निकट ही खपत केंद्र भी होने चाहिए। विद्युत को अधिक दूर भेजने में अधिक पैसा लगता है, ऊर्जा का ह्रास भी होता है इस वजह से। जैसे जितना उत्पादित हो बिजली, बगल में ही उसको सप्लाई भी कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फायदा होता है विद्युत विभाग का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत की विविधता का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, भारत की विविधता का विश्लेषण इस प्रकार से कर सकते हैं आप। पहली बात तो संरचना संबंधी विविधता भारत में, दूसरा उच्चावचन संबंधी विविधता, तीसरा जल प्रवाह संबंधी विविधता, चौथा जलवायु संबंधी विविधता। जलवायु भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, कहीं पर पानी बरसता, कहीं पर बगल में पानी ही नहीं बरसता। वनस्पति संबंधी विविधता, उत्तर भारत की वनस्पतियां अलग है, दक्षिण भारत की वनस्पतियां अलग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वनस्पतियां भी हैं। मृदा भी अलग अलग आपको दिखेगी भारत में। जलवायु की आवश्यकता संबंधी विविधता भी, जलवायु अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कृषि संबंधी विविधता भी अलग अलग है, खनिज संबंधी विविधता, ऊर्जा स्रोत संबंधी विविधता, औद्योगिक विविधता आपको मिलेगी पूरे भारत में, सांस्कृतिक विविधता मिलेगी, जनसांख्यिकीय विविधता मिलेगी, आवागमन के साधन संबंधी विविधता मिलेगी। यानी सब कुछ आपको जो है अलग अलग मिलेगा, लेकिन फिर भी सब एकजुट होकर के रहते हैं भारत में। तो यही विविधता एकता हो गई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यही सब क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्थिति व उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा होता है आपका वायु दाब या पवन संबंधी कारक। देखिए, स्थिति और उच्चावच संबंधी कारकों में से अक्षांश हो गया, हिमालय पर्वत है, जल और स्थल का वितरण है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, उच्चावच कैसा है, ये सब स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु कैसी होगी उसको। और वायु दबाव और पवन संबंधी जो कारक होते हैं ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु परिवर्तन में सहायक होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अणु शक्ति वाले प्रमुख खनिजों का उल्लेख कीजिए। अणु शक्ति वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अणु शक्ति वाले प्रमुख खनिजों का उल्लेख कीजिए। देखिए, अणु शक्ति वाले प्रमुख खनिज निम्नवत है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, परमाणु में जरूरी होता है, जिरकन है, ठीक है, थोरियम है, इल्मेनाइट है, ग्रेफाइट है और बेरिलियम है। ये सब अणु शक्ति के लिए एक प्रकार जाने जाते हैं, ठीक है। अणु शक्ति वाले ये सब खनिज है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जानकारी के लिए केवल बता रहा हूं, आपके पढ़ाई के लिए, जो कि पेपर में आने वाला है, बाकी इससे कोई और मतलब मत रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज पेटियों मेखलाओं का उल्लेख कीजिए। भारत में तमाम पेटियां पाई जाती जहां पर खनिज संपदा विद्यमान है। भारत में खनिज क्षेत्र 5 मेखलाओं या 5 पेटियों में पाई जाती हैं। जैसे कि पहला है झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मेखला, यहाँ पर खूब खनिज पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी खनिज पेटी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की पूरी मेखला। मेखला माने एक पूरा बेल्ट, जहां पर एक खनिज एक टाइप की पाई जाती है खूब अधिक मात्रा में। तीसरी बेल्ट है कर्नाटक, तमिलनाडु की बेल्ट मेखला। चौथी है राजस्थान, गुजरात की मेखला। और पांचवी है केरल की मेखला। ये 5 क्षेत्रों में खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भारत में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अन्य मेखलाओं में, जैसे अन्य मेखलाओं में क्या है, उत्तरी पूर्वी असम मेखला और हिमालयी मेखला, यहाँ पर भी कुछ खनिजें पाई जाती है, लेकिन उतना खनिजें नहीं पाई जाती। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं या तत्वों को बताइए। हरित क्रांति कई कारणों से आई, जिनकी मुख्य विशेषताएं और तत्व निम्नलिखित है। देखिए, हरित क्रांति में क्या हुआ है कि गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 1967-68 में एक प्रकार से हरित क्रांति जो थी वो आई थी, ठीक है, 67-68। हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व स्तर पर नार्मन बोरलॉग को विश्व क्रांति का जनक माना जाता है, हरित क्रांति का। और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक मानते हैं। इसमें हुआ क्या कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग होने लगा, जहां पर एक बीघे में
2 क्विंटल गेहूं होता था, 1 क्विंटल गेहूं होता था, वहीं पर आज 1 बीघे में 4 से 5 क्विंटल गेहूं या 3 से 4 क्विंटल गेहूं उत्पादित हो रहा है। दूसरी बात है उर्वरकों का अधिक प्रयोग हो रहा है, खनिज मतलब उर्वरक, जैसे उर्वरक वाला समझ रहे, यूरिया, डाई अमोनियम सल्फेट, इन सभी का प्रयोग खूब दबा के हो रहा है। तीसरी बात, सिंचाई की सुविधा का विकास भी हुआ है खूब ज्यादा। कीटनाशक औषधियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जैसे दवाई ववाई मार करके आप देखते सब्जी की खेती दवाई पर टिकी है। पानी वगैरह सींचने के लिए इंजन और नलकूप, मोटर सभी का विकास हो चुका है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग हो गया, गेहूं काटने की मशीन आ गई, यानी सब उन्नत किस्म की चीजें आ गई। बहुफसली कृषि पद्धति का विकास हुआ, ऋण सुविधाओं का विकास हुआ, मृदा का परीक्षण करके उस पर खेती की जाने लगी, ठीक है। इसके अलावा भूमि का संरक्षण किया गया। इसके अलावा फसलों की कीमत निर्धारित कर दी गई ताकि लोग फसलों को, जो फसल महंगी है उसको उत्पादित करने लगे। तो ये चीजें हैं। अगला प्रश्न, नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लेकिन नगरीकरण से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि नगरों का अनियोजित विस्तार हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या नगरों से उत्पन्न हो रही है, भीड़ भाड़ और जाम की समस्या नगरों में बहुत ज्यादा है, गंदी बस्तियां भी नगरों में, मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियों का निर्माण नगरों की वजह से होता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी नगरों की वजह से होती है, स्वच्छ पेयजल की समस्या भी नगरों में है, सीवेज की समस्या है नगरों में, अवशिष्ट पदार्थों की समस्या, मलबा कूड़ा कबाड़ जो होता है लोगों का, शहरों वालों का एकदम से पूरा डीह लग जाता है मलबों का, कचड़ा कबाड़ का, और सामाजिक समस्या और अपराधों का उदय भी नगरों में ही होता है। नगरों में एक प्रकार से ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का वीडियो, पेपर 1 का आ चुका, पेपर 2 का ये कल तक वीडियो आ जाएगा। पेपर 2 का, पेपर 1 का आ चुका, आप पेपर 1 का भी वीडियो देख लीजिएगा। जिनकी कल 2 तारीख को परीक्षा लगी उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो है 3 तारीख के लिए यह आज के लेक्चर जो मैंने जो है दिया है इसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिनको भी हमारे साथ जुड़ना, पीडीएफ प्राप्त करनी है इन सभी सब्जेक्ट की 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी मात्र 100 रुपए फीस में। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके आपको भेज देना है। आपके लिए फीस की व्यवस्था कर दी गई, केवल 100 रुपए फीस में आपको क्या मिल जाएगा, 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा भैया, 100 रुपए फीस में आपको क्या मिल जाएगा, 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा 2 सब्जेक्ट और प्लस में एक माइनर, मतलब कि एक जो है को करिकुलर, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, जैसे क्लास आज हुई है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जो अभी तक हुए उनका क्वेश्चन पेपर पीडीएफ और भी जो पीडीएफ होंगी वो सब मिल जाएगी आपको। बहरहाल आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जिनका एक आध पेपर बचा हो उनके लिए जो है छूट मिल जाएगी। जैसे आपका एक ही सब्जेक्ट का लेना है तो आपको अगर एक सब्जेक्ट का आप लेंगे तो उसके लिए 50 रुपीज ही आपके दे देंगे, तभी आपको सेंड कर देगा पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए व्यवस्था है क्योंकि पीडीएफ के लिए फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी वीडियोस मेरे यूट्यूब पर ही फ्री में अवेलेबल है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।